पहली बात, जैसे हमने त्रिभुज की परिभाषा में पढ़ा था, बिल्कुल आराम से हमें पढ़ना है। आज हमारा 2 टारगेट है, एक चतुर्भुज और एक वृत्त। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर ज्यामिति में हमने टाइम लगाया तो क्षेत्रफल में टाइम नहीं लगेगा। ओके, इसलिए ज्यामिति के सिद्धांत आपको याद होने ही। ओके, मैं बार बार बता दूं, वहां क्षेत्रफल में कई सारे लोग, जैसे मध्य का दिया रहेगा, क्षेत्रफल पूछा जाएगा, शीर्षलंब दिया रहेगा, क्षेत्रफल पूछा जाएगा, तो वहां फिर आपको अड़चन नहीं आएगी कि यार ये मध्यिका से कैसे निकालें, शीर्षलंब से कैसे निकालें। सुन रहे हो ना? इसलिए पहले से अच्छी मेहनत करके रखना। देखिए, अब यह बहुत बारीक बातें आना है, आराम से पढ़ना है, क्योंकि एक का रिलेशन दूसरे से होना है। ओके, देखिए, सबसे पहली बात तो 4 भुजाओं से घिरे क्षेत्र को क्लियर है। भुजाएं कितनी? ओके, कोण कितने? 4 कोण 4 भुजा। अरे क्लियर है? एक नया वर्ड आता है, विकर्ण। क्या आता है? याद रखिए, आमने सामने कोणों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है। ये विकर्ण है। ये अब पढ़ना क्या है, देखिए, अलग अलग चतुर्भुज रहेंगे। एक भुजा के बारे में जानकारी, नंबर 2 कोण के बारे में जानकारी, और नंबर 3 विकर्ण के बारे में। इन 3 के बारे में यदि आपने जानकारी इकट्ठी कर ली तो आप बता पाएंगे कि समलंब चतुर्भुज है, समानांतर है, आयत है, वर्ग है, समचतुर्भुज है। क्लियर है? मैं बार बार कहता हूं, एक शब्द बदलेगा और नया चतुर्भुज बन जाएगा। क्लियर है? तो आपको काय काय के बारे में जानकारी चाहिए। फिर 3 चीजें हैं, एक भुजा है, फिर क्लियर है? चलिए अब देखते हैं जरा। भैया इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हमने यहां पर अंग्रेजी लिख रखी है। ओके, हम एक बात और बता दें, जितने सारे इंग्लिश मीडियम वाले कई बार लोग आते हैं, याद रखिए हमारा पढ़ाने का फ्लो हिंदी मीडियम का है। और चूंकि बात फ्लो में हो तो हम समझा पाएंगे, आप समझ पाएंगे। हाँ, आपके समझने के लिए कहीं कोई वर्ड में आपको दिक्कत ना है, इसलिए हर जगह अंग्रेजी लिखी हुई है। अरे क्लियर है? बाकी मामलों में अगर हम उसे बार बार हम सोचे कि हम इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ा दें तो हमारा एक फ्लो बिगड़ जाता है, क्योंकि हमारी जो टंग है वो हिंदी के लिए क्लियर है। ओके, चलिए, 4 भुजाओं से घिरी आकृति को क्लियर है? कोई दिक्कत है? चलिए आगे देखें। अब ये चतुर्भुज हो गया। कितनी भुजाएं? 4। भुजाएं कितनी? एक भुजा है ए बी। अच्छा हाँ, इनके नाम आप कैसे भी रख सकते हो। आप चाहते तो यहां लिख देते ए, यहां बी, यहां सी, यहां डी। एक मजा आना चाहिए, आपकी आवाज डाउन नहीं होना चाहिए। ओके, ये ए है, ये सी है, और ये हमने नाम बदल दिए हैं। तो अब ये भुजा है ए बी, ये क्या है? ये, और ये। अरे क्लियर है? आप ए डी भी कह सकते हैं या डी ए भी। हाँ या ना? बातें दोनों सही है, लेकिन हम जिस राउंड से होकर जाते हैं वो नाम बोले तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, कोण कितने हैं? कोण ए। अब देखें, कोण ए, अब इसे कोण और क्या पढ़ सकते थे? डी ए। हाँ या ना? मजा नहीं आ रहा यार हमें। ओके, कोण ए बी सी, कोण बी सी डी, कोण सी डी। ओके,
अब देखें आगे जो बेसिक बात आती है, 4 भुजाएं हैं। अब ये सब हो गया, हमने बता दिया आपको। अब देखें सम्मुख कोण ए का सम्मुख कोण कहलाते हैं। देखें ये आमने सामने का कोण, इसके सामने का कोण ये और इसके सामने का कोण ये कहलाते हैं सम्मुख कोण। क्या कहलाते हैं? अरे क्लियर है? देखिए बहुत बारीकियां आपको पढ़ना है, बहुत सुनना है और ध्यान रखना है। देखें 2 विकर्ण होते हैं, एसी और अब ये नाम जरूरी नहीं कि रटे, सीधी बात 2 विकर्ण होते हैं। हो सकता है अपने PQRS रखा होता तो 2 सम्मुख कोणों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है ओके देखिए चतुर्भुज के चारों कोणों का योग ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब देखें जरा ध्यान से, कोई भी एक चतुर्भुज आप ले लें, कोई भी चतुर्भुज आप देखें कि ये एक्चुअली 2 त्रिभुजों से मिलकर बना है। एक त्रिभुज यहां, एक त्रिभुज यहां, और आप देखेंगे कि 1 2 3 त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, आवाज नहीं आ रही है? तो एक यहां त्रिभुज है और एक 180 180 सुनाई नहीं दिया? ओके, इसलिए कई बार परीक्षा पूछा जाता है कि एक चतुर्भुज में कम से कम कितने त्रिभुज होते हैं? 2। अगर हम देखें 2 त्रिभुजों से मिलकर के एक चतुर्भुज बनता है। देखो जरा, ये देखो एक त्रिभुज आ गया, एक यहां से त्रिभुज आ गया, क्या बन गया? क्या बन गया? वो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। अरे क्लियर है? क्यों होता है? क्योंकि ये कोण सेपरेट है, ये अलग बिल्कुल सेपरेट है, ये पूरा जुड़ गया और ये पूरा जुड़ गया, नहीं जुड़ गया। तो ओवरऑल कितने हो गए? 300। कितना हो गया? चलिए आगे देखते हैं। अब देखो जरा, ये हो गया। अब समलंब चतुर्भुज, क्या कहा हमने? हाँ है ना? अब पहले इसका नाम जो है, क्योंकि हम पढ़ते हैं भूल जाते हैं और कई बार एग्जाम में इनके प्रमेय आते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है और हम उसे सही टिक नहीं कर पाते। नाम देखें, समलंब। सम यानी समान, सम यानी और लंब यानी लंबाई। और लंबाई हमेशा, एक बात याद रखना बेटा, लंब को लंबाई हमने क्यों कहा? कभी किसी चीज की आपको लंबाई नापना हो, फॉर एग्जाम्पल कहीं पर कोई मंदिर या कोई टावर खड़ा है, ये जमीन है, जमीन पर एक टावर खड़ा है ये, और एक दूसरी जमीन है, इस पर एक टावर खड़ा है ये। इन दोनों टावर में अंतर यह है कि ये टावर सीधा है और ये टावर तिरछा। अरे क्लियर है? आप कहें, हम कहें आपसे कि हमें इसकी ऊंचाई नापना है, तो आप यहां टेप लगाओगे और यहां से यहां तक नापोगे, हाँ या ना? और अगर हम कहें आप इसकी ऊंचाई नापो, तो आप ऐसा नहीं नापोगे। एक्चुअली ऊंचाई ऐसी नापी जाती है। कहने का मतलब क्या है? सीधी बात, ऊंचाई बिल्कुल 90 डिग्री का कोण बनाते हुए नापी जाती है। अब कोई जमीन पर पेड़ लगा है, मान के चलिए पेड़ तिरछा है, तो हम कहेंगे पेड़ इतना ऊंचा है, नहीं कहेंगे? तो हमेशा किसी चीज की ऊंचाई या किसी चीज की दूरी हमेशा बिल्कुल लंबवत नापी जाती है, बिल्कुल परपेंडिकुलर नापी जाती है। जैसे आपके पास 2 चीजें हैं, एक लाइन यहां है, एक लाइन यहां है। अगर कोई कहे कि यहां इनके बीच की दूरी कितनी है, तो आप ऐसी नहीं नापोगे, आप ऐसी नहीं नापोगे, आप नापोगे बिल्कुल खड़ी। नहीं आ रही बात समझ में?
चाहे दो लाइनें ऐसी हो, समानांतर हो, तो आप ऐसा नहीं, ऐसी नापोगे दूरी, कैसी नापोगे? बिल्कुल यहां पर 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। अरे क्लियर है? यानी एक बात तय हो जाती है कि चाहे आप लंब खींच लो और चाहे आप ऊंचाई खींच लो, लंब और ऊंचाई एक्चुअली बात एक ही है, क्योंकि ऊंचाई लंबवत ही होती है। ऊंचाई कैसी होती है? हमें आवाज नहीं आ रही है? अरे क्लियर है? पक्का? अब देखें आप, एक हमने चतुर्भुज बनाया, नाम रखा समलंब, ट्रेपोजियम। ओके, नाम है, क्लियर है? हमने एक ऐसा चतुर्भुज बनाया जिसमें हम कहीं भी लंब खींच दें, फिर वही बात, लंब यानी दूरी, लंब यानी ऊंचाई। अरे क्लियर है? उनकी दूरी कहीं पर भी ले ली जाए, जैसे हम आपको एक चतुर्भुज बना के बता रहे हैं, देखें, एक ये हमारे पास चतुर्भुज है, लेकिन आप देखेंगे तो यहां पर अगर आप लंब डालेंगे यहां पर तो छोटा आएगा, यहां पर लंब डालेंगे बड़ा आएगा, यहां पर लंब डालेंगे बड़ा आएगा। सही है? अरे क्लियर है? लेकिन अगर हम एक त्रिभुज चतुर्भुज बना लें, हमने यहां लंब डाला, हमने यहां लंब डाला, हमने यहां लंब डाला, हमने यहां लंब डाला, तो अभी हमने ये नहीं कहा कौन सा चतुर्भुज, अभी आप देखेंगे कहीं पर भी हम लंब डालें समान आ रहा है, कहीं पर भी लंब डालें क्या आ रहा? अरे क्लियर है? तो एक बात हमें याद रखना है कि नाम है समलंब। नाम क्या है? अरे क्लियर है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं के बीच यदि हम लंब डालें, दो भुजाओं के बीच क्या डालें, तो वो लंब चाहे या कहीं पर भी लंब डालें हमेशा समान आएगा। नहीं आ रही बात समझ में? अब देखे बात कहां आती है। हमने कहा एक चतुर्भुज बनाया, अब एक चतुर्भुज में भुजाएं कितनी हैं? आवाज नहीं आ रही? भुजाएं हैं 4। कितनी है? 4 में से हमने एक चतुर्भुज बनाया ये। अब देखें, अब इस चतुर्भुज को आपको दिख रहा होगा, तो आप देखेंगे कि यदि हम यहां लंब डालें, चाहे यहां डालें, चाहे यहां डालें, चाहे यहां डालें, चाहे यहां डालें, जहां पर भी लंब डालेंगे समान आएगा। अब कहानी आकर कहां रुक गई? ऐसा चतुर्भुज, ऐसा जिसकी कम से कम दो भुजाएं समांतर हों। अरे समांतर होंगी, पैरेलल होंगी, तभी तो हर जगह लंब एक सा आएगा। अगर ये पैरेलल ना होती तो क्या लंब हमेशा एक सा आता? आता क्या? यानी एक बात तय है कि 4 भुजाओं में से कम दो भुजाएं, और कौन सी दो भुजाएं? आमने सामने। बाकी की दो समानांतर हो या अरे क्लियर है? ऐसा चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज कहलाएगा। ऐसा चतुर्भुज, अरे क्लियर है? और ऐसे चतुर्भुज में एक युग्म, एक पेयर पैरेलल होता है, दूसरा हो। ओके? इसलिए अगर आप केवल इसे देखिए, कई बच्चे कहते हैं केवल इसको समलंब चतुर्भुज समझते हैं, लेकिन अगर कहीं पर ऐसा चतुर्भुज बना है तो भैया ये भी समलंब है।
ये भी समलंब है। अब क्यों समलंब है ये? आप देख रहे, एक मिनट, क्यों है सुन ले। ये दो भुजाएं समानांतर है, ये दो भी क्या है, यहां तो डबल हो गया। ये दो भी समानांतर हो गए और ये दो भी। और हमारी शर्त क्या थी कि कम से कम एक जोड़ा, कम से कम। मजा नहीं आ रहा यार, पढ़ना है आपको, पढ़ना है। एक मजेदार माहौल बना दो यार, क्लियर है? कम से कम एक जोड़ा समानांतर होना, दूसरा हो जाए अच्छा है, नहीं हो जाए अच्छा है, लेकिन एक जोड़ा तो समानांतर। क्लियर है? पक्का? अब जब ये दोनों समानांतर हो गए तो अब आप लंब डालोगे, तो लंब तो आप कहीं से भी डालोगे, दूरी नापोगे, समान आएगी। यानी ये भी समलंब चतुर्भुज है। नहीं आ रही बात समझ में? और ये तो जब ये है तो ये तो परमानेंट है। क्यों है? क्योंकि यहां पर हमारी शर्त थी हमें एक जोड़ा, हमें एक जोड़ा कम से कम पैरेलल चाहिए था, और यहां तो दोनों पैरेलल है। नहीं आ रही बात समझ? अब देखो, हमने एक चतुर्भुज बनाया, ये भी समलंब चतुर्भुज है, क्योंकि ये दो भुजाएं कैसी है, पैरेलल है। भले ये दो समानांतर नहीं है, लेकिन ये दो समानांतर। तो अब जब ये भुजाएं समानांतर हैं, तो समानांतर भुजाओं के बीच आप कहीं भी लंब डालो। अब लंब हमेशा ऐसा नहीं कि खड़ा हो तो ही लंब है। क्यों? क्योंकि हमें दूरी नापना है। दो समानांतर भुजाओं की दूरी चाहे आप यहां नापो, चाहे यहां नापो, चाहे यहां नापो, चाहे हमेशा एक सी आएगी। क्लियर है? कोई डाउट है? तो हमने आपको परिभाषा बता दी, ऐसा चतुर्भुज जिसमें कम से कम एक जोड़ा समानांतर हो, दूसरा हो या। अरे क्लियर है? उसे कहते हैं, हमें आवाज नहीं आ रही। अरे क्लियर है? अब अगर अगला पॉइंट आया कि अगर दोनों समानांतर हो जाएं, दोनों जोड़े, देखिए हम फिर बात करेंगे, अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब उनको बार बार बैक आना पड़ेगा, ठीक है ना? देखें, समलंब चतुर्भुज, एक भुजा, एक, देखो आप, सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समानांतर है, एक युग्म समानांतर नहीं। अब एक नहीं भी है तब भी चलेगा। देखो ये दो समानांतर दिख रहे हैं, जबकि ये आगे बढ़ाओगे, ये आगे बढ़ाओगे तो समानांतर। तो ऐसे चतुर्भुज को कहते हैं एक चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं के युग्म में से कम एक युग्म की भुजाएं, आमने सामने का एक युग्म कंप्लीट होना चाहिए। देखे, अब आते हैं चतुर्भुज के गुण। तो आकृति समलंब चतुर्भुज की बात कर रहे हैं, तो सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समानांतर होना, हाँ या ना? क्षेत्रफल की बात बाद में, क्षेत्रफल की बात बाद में। अब नाम काय का आया? हमें आवाज नहीं आ रही है। अब एक बात आगे बढ़ गई, अभी तक हमने बात करी थी कि एक युग्म समानांतर हो, अब बात करना है दोनों युग्म समानांतर। यानी बात ये आ गई कि अगर दोनों युग्म ये इसके समानांतर और ये, अब जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही बने तभी समानांतर। भैया ऐसा बना दो तब भी समानांतर, वर्ग बना दो, वर्ग,
तो ये दो समानांतर, ये दो समानांतर। हमारी तो शर्त क्या है? दोनों युग्म समानांतर होना। अब देखो, इसमें इन दो लाइनों को आगे बढ़ाओ तो कभी नहीं काटेंगी। इन दो लाइनों को आगे बढ़ाओ तो ये दो, तो ऐसा चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज कहलाएगा। समांतर चतुर्भुज की एक ही शर्त है, मात्र एक ही शर्त है, और वो शर्त क्या है? आमने सामने के दोनों युग्म बराबर होना, सॉरी समान। अरे क्लियर है? अब जब समांतर होंगे, ये इसके समांतर और ये इसके समांतर, तो आप हमेशा एक बात याद रखिए, एक गुण जो ऑटोमेटिकली आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? देखें आप, मान के चलिए हमने चार लकड़ियां आपको दी, चार लकड़ियां दी, चार डंडियां दी, हमने कहा एक समानांतर चतुर्भुज बना दो, आमने सामने की भुजाएं समांतर हो। अगर आप ये लाइन और ये लाइन बराबर रखेंगे तभी जाकर के ये दो समानांतर आएंगी। ये ऑटोमेटिकली गुण है। क्यों? क्योंकि अगर आपने एक लाइन को बड़ा कर दिया, एक लाइन छोटी कर दी, तो अब बाकी की दो लाइनें, ये दो समानांतर नहीं हो पाएंगी। देखो आप, अब ये और ये समानांतर है क्या? यानी एक गुण ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाता है कि अगर आपको दोनों युग्म बराबर रखना है, दोनों युग्म समानांतर रखना है, तो दोनों युग्म बराबर भी रखना होंगे। अरे भैया, चार डंडियों में से आप चाहते हो कि ये और ये समानांतर, और अब आप चाहते हो कि सर एक और समानांतर हो जाए, तो आपको फिर ये मजबूरी में करना पड़ेगा कि आपको ये दो डंडियां बराबर और ये दो डंडियां भी बराबर। अब चाहो तो इसे तिरछा बना लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, समानांतर हो गई। ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, और तिरछा कर दो, और तिरछा करना है तो और तिरछा कर दो, कोई दिक्कत नहीं। एक डंडी ये, एक डंडी ये, एक डंडी ये है, एक डंडी ये है, लेकिन है क्या? ये इसके समानांतर है और ये, अरे क्लियर है? तो दोनों युग्म समानांतर तभी होते हैं जब ये दोनों बराबर हो और ये दोनों भी आपस में। क्यों? क्योंकि अब किसी को ही बढ़ा के देख लो, अगर अब ये लाइन बड़ी करोगे तो ये आड़ी तिरछी भागेगी, अब ये बड़ी करोगे तो ये आड़ी तिरछी भागेगी। यानी आपको यदि दोनों युग्म बराबर चाहिए तो एक गुण ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाता है, वो हो जाता है सम्मुख भुजाएं बराबर होनी। तो देखिए, हमने पहला चतुर्भुज पढ़ा था समलंब, बढ़िया माहौल है, पढ़ा था। वहां पर एक युग्म समानांतर था और एक युग्म समानांतर। हमने अगला पढ़ा, हाँ, एक युग्म समानांतर नहीं था और था भी, उससे कोई लेना देना, कम से कम एक समानांतर था। क्लियर है? दूसरा हमने कहा ऐसा चतुर्भुज जिसके दोनों युग्म आमने सामने के दोनों युग्म समानांतर हो। अब समानांतर हो तो दूसरा नियम अपने आप लग गया, बराबर भी हो। आमने सामने की भुजाएं समानांतर हो प्लस आमने सामने की भुजाएं, अरे क्लियर है? अब देखे, अगर आपने समानांतर चतुर्भुज बनाया तो एक बात तय है कि ये समलंब तो है ही। क्यों है? क्योंकि इस, अगर कोई पूछे क्यों ये समलंब है, हम कहेंगे यार इसमें तो दोनों जोड़े समानांतर हैं। हमें तो कितना चाहिए था? एक। माने इसे हम समलंब कह सकते हैं, हर समानांतर को हम समलंब, लेकिन समलंब को हम, अरे क्लियर है? हर समलंब को हम समानांतर,
क्योंकि समलंब में अगर एक जोड़ा समानांतर हुआ, वो समानांतर कहेगा हमें तो दोनों चाहिए। नहीं आ रही बात समझ में? तो हर समानांतर चतुर्भुज चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, लेकिन हर समलंब चतुर्भुज, कोई डाउट है? अब देखो, अगर आपने ऐसा समानांतर चतुर्भुज बनाया तो आप देखोगे कि विकर्ण कितना लंबा है, और ये विकर्ण देखो छोटा है। लेकिन अगर आप ऐसा बना देते तो ये विकर्ण वर्ग बना देते, यानी विकर्ण के बराबर होने की कोई गारंटी नहीं। विकर्ण बराबर हो भी सकता है, नहीं भी। अब आपने कैसा बनाया है ये उस पर तय करता है, हाँ या ना? लेकिन अगर आप देख रहे होंगे कि अगर हम इस विकर्ण को देखें और ये काट रहे हैं जहां पर, तो आप इस टुकड़े को देखो और इस टुकड़े को देखो, बराबर है, लगभग देखो बराबर नहीं है। और इस टुकड़े को देखो और इस टुकड़े को देखो, बराबर है। यानी हमने भुजा की जानकारी ले ली। देखो, मैं 3 चीजों की जानकारी चाहिए थी। कोई भी चतुर्भुज बनाओ आप, हमें भुजा चाहिए, हमें विकर्ण चाहिए और कोण चाहिए। पहली बात भुजाएं आमने सामने की समांतर। दूसरी बात, भुजाएं आमने सामने की बराबर। क्लियर है? अब कोण को भी रोक लेते हैं, अभी आते हैं विकर्ण पर। तो विकर्ण के बराबर होने की कोई गारंटी, लेकिन विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। काय में? समांतर। काय में? पक्का? नहीं आ रही बात समझ में? देखे समानांतर चतुर्भुज, देखें आप, ये इसके पैरेलल और ये दोनों पैरेलल हो गए या नहीं हो गए? देखें, अब ऐसे चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्मों की भुजाएं समांतर चतुर्भुज कहलाता है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर तो होती ही है, साथ में, हाँ या ना? क्योंकि एक बात, अगर समानांतर रखना है तो बराबर होना भी जरूरी। क्लियर है? देखे, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सदैव बराबर। 3 जानकारियां चाहिए थी, एक भुजा के बारे में, एक कोण के बारे में और एक चाहिए थी। तो भुजा के बारे में सम्मुख भुजाएं समांतर, सम्मुख भुजाएं बराबर। विकर्ण अरे क्लियर है? विकर्ण एक दूसरे को इन्हें बराबर करने की कोई गारंटी, ओके। सम्मुख कोण बराबर, कोण की जानकारी मिल गई, भुजा की मिल गई, ठीक। अब हमने क्या किया, इसको तो हमने परस्पर समद्विभाजित करते हैं, हो गया। अब गुणधर्म वही बात, भुजाओं के गुणधर्म के भुजाएं बराबर और समानांतर। कोण कैसे है? सम्मुख कोण बराबर। विकर्ण कैसे है? विकर्ण की लंबाई बराबर नहीं होती। ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, बराबर हो भी सकती है, बराबर। अरे क्लियर है? लेकिन इसकी गारंटी है, ठीक। अब देखो, अब हमने क्या किया, हम एक कदम और आगे बढ़े। प्रत्येक समानांतर चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज होता है, परंतु इसका विलोम सत्य, अर्थात प्रत्येक समलंब चतुर्भुज एक समानांतर चतुर्भुज नहीं बढ़ाया। अब देखो, आप छोड़ो इसको भी,
हम थोड़े से और आगे बढ़े, अभी नाम याद नहीं रखना, थोड़े से आगे बढ़े, अब हमने क्या किया, हमने किया ये, हमारे पास समानांतर चतुर्भुज हमें बनाना है। क्या बनाना है? सो हमने भुजाएं बना दी समांतर, देख रहे हैं? नंबर 2 हमने कर दिया भुजाएं बराबर। कोई दिक्कत नहीं, समानांतर चतुर्भुज है। हाँ है ना? बस हमने एक बात की गारंटी ले ली कि अब हम जितनी डंडियां बनाएंगे हम उन्हें तिरछी कभी नहीं करेंगे, हम उन्हें बिल्कुल सीधा खड़ा कर देंगे 90 डिग्री के कोण। कितने डिग्री के? अभी हम ऐसा भी बना दे रहे थे तो भी चल रहा था, नहीं, हमने समानांतर चतुर्भुज बनाया है। क्या बनाया है? क्या बनाया है? और एक काम बस एक्स्ट्रा कर दिया है कि डंडियों को प्रत्येक कोण 90। अब जब हर कोण 90 का तो कोई ऐतराज नहीं, क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज में तो पहले ही आपने कहा कि सम्मुख कोण कैसे होते हैं, तो यहां पर भी कौन सा हम इनकार कर रहे हैं, बराबर ही तो हैं, नहीं है? बस एक गारंटी बढ़ गई। क्या बढ़ गई? प्रत्येक कोण 90, प्रत्येक कोण। सो ये कहलाने लगा आयत। क्या कहलाने लगा? यानी आयत भी अपने आप में एक समानांतर क्यों है भैया? क्योंकि देखना, ये भुजाएं कैसी है, ये भुजाएं कैसी है, भुजाएं समांतर है। आमने सामने की भुजाएं कैसी है? सम्मुख कोण कैसे? अरे क्लियर है? तो जब आयत बना, तो आयत बना तो इनके विकर्ण भी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? समद्विभाज। क्या कर रहे हैं? ये 3 विशेषताएं तो समानांतर की ही आ गई। ये 3 विशेषताएं क्या की आ गई? हमें आवाज नहीं आ रही, आ गई है। अब जब हमने डंडियों को खड़ा किया तो एक विकर्ण की एक विशेषता और बढ़ गई, और वो हो गई कि विकर्ण बराबर होते हैं। विकर्ण क्या होते? अरे क्लियर है? नहीं आ रही बात? आ रही है। 4 विशेषताएं ऑलरेडी इसमें समानांतर की। भुजाएं समांतर, नंबर 2 भुजाएं बराबर, सम्मुख कोण बराबर, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब आयत में 2 बातें एक्स्ट्रा क्या आ गई? आयत में एक बात एक्स्ट्रा आ गई कि प्रत्येक कोण 90 का, और दूसरा आ गया विकर्ण आपस में, बस सुई आयत हो गया। यानी आयत को हम समानांतर चतुर्भुज कह सकते हैं क्योंकि ये अपने आप में समानांतर चतुर्भुज ही है। तो फिर एक बात और है कि आयत को हम समलंब भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें तो एक जोड़ा समानांतर चाहिए था, यहां तो 2-2 हैं। याद रखिए, आयत को समलंब कहा जा सकता है लेकिन हर समलंब को आयत आयत को हम समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। कोई पूछे ये समांतर चतुर्भुज है, आप कहेंगे हाँ है, नहीं है? लेकिन क्या हर समांतर चतुर्भुज आयत है? अगर आप ऐसा बना दोगे तो हम कहेंगे नहीं, आयत समानांतर तो है लेकिन आयत। कोई डाउट? कोई डाउट है? हम एक कदम और आगे गए। अब हमने क्या किया, हमने क्या किया, भुजाएं ली, भुजाएं हमने ली और भुजाओं को क्या किया? सबसे पहली बात समांतर।
आमने सामने की भुजाएं समान, आमने सामने की भुजाएं बराबर, आमने सामने के कोण बराबर, प्रत्येक कोण 90 का। तो यहां तक तो ये कहलाया आयत। क्या कहलाया? नहीं कहलाया कि नहीं कहलाया? हमने एक काम और एक्स्ट्रा कर दिया, और वो कर दिया कि हमने सभी भुजाएं बराबर कर दी। 10 10 10 10 वर्ग बन गया, स्क्वायर बन गया। यानी ये स्क्वायर आयत है, ये आयत है। अच्छा ये बताओ, क्या ये समलंब चतुर्भुज है? बिल्कुल है, क्योंकि हमें एक जोड़ा समानांतर चाहिए, और एक जोड़ा क्या, इसमें तो दो दो जोड़े समानांतर हैं। यानी वर्ग को देखकर हम समलंब कह सकते हैं। क्या हम इसे समानांतर चतुर्भुज कह सकते हैं? क्यों? समानांतर है, समानांतर है। नहीं है, भुजाएं समानांतर है, भुजाएं बराबर है, आमने सामने के कोण। अरे क्लियर है? यानी ये एक समांतर चतुर्भुज है। यानी समांतर चतुर्भुज के तो पूरे गुण उसमें होंगे ही। भुजाएं समांतर, भुजाएं बराबर, समकोण बराबर, कोण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसमें आयत के भी गुण आएंगे। वर्ग में क्या गुण आएंगे? नहीं आएंगे। यानी प्रत्येक कोण 90 को, प्रत्येक कोण, और एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, सभी भुजाएं बराबर, सभी भुजाएं बराबर। ये एक्स्ट्रा आ गया, सो क्या बन गया? वर्ग। नहीं बन गया? 1 मिनट चाय पी करके आ रहे हैं। आप समलंब से वर्ग तक जैसा मैं आपको लाया हूं, ऐसे आप स्वयं को लाओ और समझाओ कि आखिर हमने क्या पढ़ा।
चलिए देखें, अब हमारे पास मान के चलिए कोई किताब नहीं है, अभी हमें अपनी मेमोरी के आधार पर हमें चतुर्भुज पढ़ना है। हमने समलंब से चालू किया था। समलंब चतुर्भुज का मतलब था जहां पर कम से कम एक युग्म समानांतर हो, एक युग्म समानांतर। हमें वहां पर बराबर वर्ड कहीं नहीं लिया, मात्र वर्ड लिया था समानांतर। भुजा छोटी हो या बड़ी हो, बस समानांतर होना। फिर हम समलंब को थोड़ा आगे ले गए थे समांतर पर, और हमने कहा था ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने के दोनों युगल बराबर हो, दोनों समानांतर हो। दोनों समानांतर हो गए तो दोनों बराबर भी हो गए, नहीं हो गए? पहले में एक समानांतर था, अब दोनों समानांतर हो गए। दोनों समानांतर हो गए तो दोनों, हाँ या ना? कोणों की बारी आई तो सम्मुख कोण बराबर हो गए। विकर्ण की बारी आई तो एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे थे, और ये विशेषता हो गई समांतर चतुर्भुज। यही बात भी तब प्रमेय बनेगी। यही बातें क्या बनेंगी? प्रमेय। ओके, आगे बढ़े तो अभी नाम नहीं लेना, बस यही हमारी हैबिट गलत है, हमने झपट्टा मारा। पहली बात, भुजाएं दोनों समानांतर, दोनों बराबर, दोनों समानांतर, दोनों आमने सामने के कोण बराबर। विकर्ण एक दूसरे को, यहां तक तो समानांतर चतुर्भुज। अब हमने कोण 90 डिग्री, कोण कितने डिग्री? अब जैसे ही 90 डिग्री करे तो विकर्ण भी का हो गए? बराबर। विकर्ण का हो गए, दो एडिशनल सुविधाएं बढ़ गई, बन गया आयत। क्या बन गया? हम एक कदम और आगे गए तो पिछली पूरी बातें तो क्लियर। भुजाएं समानांतर, भुजाएं बराबर, समकोण बराबर, विकर्ण समद्विभाजित, यहां तक तो समानांतर। इसके एक कदम आगे प्रत्येक कोण 90 का और विकर्ण बराबर, यहां तक आ गए आयत। और एक कदम और आगे चले गए, सभी भुजाएं बराबर। कहां गए? नहीं आ रही बात, क्लियर है? पक्का? देखिए आप, देखिए अपने अपने पढ़ने का तरीका होता है। कई लोग केवल परिभाषाएं पढ़ते हैं और जब वहां से प्रमेय आते हैं तो फिर वही मिक्स हो जाता है। ईमानदारी बताइए, सब लोगों ने ये कक्षा 6वीं से पढ़े हैं, लेकिन आज तक क्लियर नहीं कर पाते का समलंब है, का समानांतर है। ईमानदारी बताना, आज लोगों को परफेक्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बस ये सीख का नाम स्टडी है। एक तरीका होता है पढ़ने का। अब यहां तक हिस्ट्री भी पढ़े, ये तो गणित है। अच्छा एक बात बताइए, थोड़ा सा 1 मिनट लेंगे हम आपका। हमने आपको जीके भी पढ़ाया, जितना जीके हम पढ़ाते हैं उसमें कहीं ना कहीं हमारी मैथमेटिक्स की हैबिट शामिल होती है, और वो होती है समझने की। आप बिलीव करिए, लोग कहते हैं हिस्ट्री रटने का विषय है। अगर आप अच्छी गणित और रीजनिंग जानते हैं तो हिस्ट्री आपको उतनी ज्यादा नहीं रटना पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हर चीज में एक कदम आगे चले जाओ तो हर वंश, एक वंश समाप्त होगा तो दूसरा आएगा, वो समाप्त होगा तो तीसरा आएगा। और ये हिसाब किताब यदि आपका क्लियर है तो आपका क्वेश्चन कभी गलत होने वाला नहीं है। आप विश्वास करो, हिंदी में संधि और समास तक गणित पर आधारित है कि अगर ऐसी मात्रा है तो ये है, और ऐसी मात्रा नहीं है तो ये नहीं है। समझ में आ रही बात? इसलिए हमेशा याद रखो, अपना सिद्धांत क्लियर होना चाहिए। अब एक आया, देखें जरा, आयन समांतर चतुर्भुज जिसमें प्रत्येक कोण, अब ये एक वर्ड ले दिया हमने समानांतर चतुर्भुज, सो सारी बातें क्लियर हो गई। देखो, आमने सामने की भुजाएं बराबर, ये आमने सामने की भुजाएं बराबर, और आमने सामने की भुजाएं समांतर, आमने सामने के कोण बराबर, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित
दो एडिशनल सुविधाएं, एक प्रत्येक कोण 90 का और दोनों के विकर्ण बराबर। फिर देखो आयत के विकर्ण, आयत का प्रत्येक कोण, विकर्ण परस्पर, सम्मुख भुजाएं, आयत, भुजाओं के गुणधर्म, भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख भुजाएं, कोणों के गुणधर्म, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, प्रत्येक कोण, विकर्ण के गुणधर्म, विकर्ण की लंबाई, विकर्ण एक दूसरे को, एक एक वर्ड मैंने आपको अलग अलग टाइप करके बताया, दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है? आगे छोड़िए, अभी क्षेत्रफल नहीं, हाँ वर्ग। वर्ग में समानांतर चतुर्भुज की सारी विशेषताएं, आयत की सारी विशेषताएं और एडिशनल चारों भुजाएं बराबर, चारों भुजाएं। अरे क्लियर है? देखे एक समानांतर चतुर्भुज जिसमें आसन्न भुजाओं के युग्म की भुजाएं बराबर हो, प्रत्येक कोण, वर्ग की चारों भुजाएं, वर्ग के विकर्ण, क्योंकि आयत का गुण है, वर्ग के विकर्ण परस्पर, ये तो मतलब ऑलरेडी है, प्रत्येक कोण, ये भी ऑलरेडी है, वर्ग की आकृति, भुजाएं, भुजाएं बराबर, भुजाएं समानांतर, भुजाएं बराबर। अरे क्लियर है? कोणों के गुणधर्म, सम्मुख कोण बराबर, प्रत्येक कोण 90, विकर्ण, विकर्ण की लंबाई बराबर, मिस्टेक टाइप बराबर होती है। आपके नोट्स में गलत टाइप हो गया हो भैया, अभी नहीं, सुधार लेना, सुधार लेना इसको। लंबाई बराबर होती है और एक दूसरे, ये गलत टाइप है, ये गलत टाइप है, ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये बात सही, समकोण पर नहीं। अब ये वर्ड क्यों आया? वो एक्चुअली सम चतुर्भुज का था और यहां मिस्टेक कट कॉपी पेस्ट हो गया, और इसीलिए हम कहते बेटा सुनो, आपको हम यहां जो मंच से सैद्धांतिक पढ़ाते हैं कि कभी कोई हमारा नोट्स तो ठीक है, अगर आपकी किताब भी कहीं गलत पढ़ा रही हो तो आप वहां अंडरलाइन कर देंगे ये बात गलत। अरे क्लियर है? कल एक बच्ची से बात हो रही, शायद तुमसे बात हो रही थी कि गोदावरी नदी का एक हिस्सा मध्य प्रदेश में बहता है। कौन कह रहा बहता है? किताब में गलत टाइपिंग हो गई है। क्लियर है? क्योंकि गोदावरी बिल्कुल भी टच नहीं करती मध्य प्रदेश को। ओके, देख तो ये नहीं। अब देखो ये छोड़िए, समचतुर्भुज। अब ये समचतुर्भुज क्या है? देखें, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समानांतर, आमने सामने की भुजाएं समानांतर, आमने सामने की भुजाएं बराबर, लेकिन एक गुण कम कर दो आयत से, सॉरी वर्ग से, चारों भुजाएं बराबर हैं। जब चारों भुजाएं बराबर हैं तो फिर इसको वर्ग ही क्यों नहीं कह दिया भैया? वर्ग ही क्यों नहीं कह दिया? अलग से समचतुर्भुज कहने की क्या जरूरत थी? ये जरूरत थी कि वर्ग की शर्त है कि हमारा प्रत्येक कोण 90 का होगा, जबकि समचतुर्भुज कहता है कि हमारा प्रत्येक कोण 90 का हो या ना हो जरूरी नहीं है। अरे क्लियर है? समचतुर्भुज देखें, समानांतर के दो बेटे, समांतर, एक समचतुर्भुज और एक वर्ग, दोनों, इसमें चारों भुजाएं बराबर, इसमें चारों भुजाएं, हाँ या ना? इसका प्रत्येक कोण 90 का, लेकिन इसका प्रत्येक कोण 90 का नहीं है। अब होगा क्या? इसका विकर्णों पर क्या असर पड़ेगा? अब ये दोनों समानांतर के बेटे हैं तो एक बात तय है कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे।
इसके विकर्ण भी एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे और इसके विकर्ण भी एक दूसरे को, लेकिन अगर आप वर्ग बनाएंगे तो विकर्ण आपस में बराबर होंगे। लेकिन यहां देखें, ये विकर्ण देखें कितना लंबा है और ये विकर्ण देखें, देखें ना, ऐसा बना ले। ये विकर्ण देखो, ये देखो, जबकि ये भुजा दोनों बराबर है, ये भुजा दोनों बराबर है। तो याद रखिएगा, दोनों में बेसिक अंतर ये आता है कि दोनों के विकर्णों का विशेष फर्क होता है। एक बात, दोनों का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण और आयत के विकर्ण, वर्ग के दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते, यानी एक विकर्ण पता कर लो तो दूसरा ऑटोमेटिकली आपको, और यही बात आयत की है। आयत के विकर्ण बराबर है तो वर्ग के विकर्ण बराबर है। इनके बराबर होने का मूल कारण क्या है? क्योंकि इनका प्रत्येक कोण कितने का है? नहीं आ रही बात हो? अरे क्लियर है? अब ये 90 का, इसके विकर्ण बराबर, लेकिन समचतुर्भुज में विकर्ण बराबर, हाँ, लेकिन चूंकि ये दोनों समानांतर हैं, सो एक नियम जरूर लागू होता है कि ये भी एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं और ये भी एक दूसरे को, जैसे 16 है तो 8 8, 24 है तो, अरे क्लियर है? हाँ, एक बात हो, जहां पर ये काटते हैं तो वर्ग में पता नहीं है कि यहां कितने का कोण बनेगा, यानी विकर्ण एक दूसरे को कितने डिग्री पर काटेंगे ये कंप्लीट नहीं, लेकिन समचतुर्भुज में आप देख ही रहे हैं बिल्कुल कितने का। ये देखें, समचतुर्भुज में विकर्ण लंबवत होते हैं, विकर्ण, भुजाएं लंबवत नहीं होती, लेकिन वर्ग में भुजाएं लंबवत होती हैं, विकर्ण लंबवत नहीं। आ रही बात? तो समचतुर्भुज और वर्ग में बेसिकली अंतर आपने जाना कि नहीं जाना? अरे जान लिया है बेटा, हमने बहुत आराम से कराया है। हमने ये नहीं कराया कि लाइन सामने आ गई और हमने फटाक से कर दिया और आप पढ़ते रहना, फिर तो आपकी कोचिंग का पैसा बर्बाद। क्योंकि अगर यही पढ़ना था तो किताबों में दिया है। तो अब ये बात आपको समझ में आ गई। मैंने आपसे कहा था कि ये लाइन जो वर्ग में गलत आई है, देखो लाइन यहां आ गई थी वर्ग में गलत, देखो आप, ये यहां आ गई थी, लंबाई बराबर नहीं होती वर्ग में, लेकिन लंबाई बराबर। विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ये गलत है, क्योंकि समकोण पर विभाजित करते हैं समचतुर्भुज के विकर्ण, ना कि वर्ग। तो ध्यान रखना, हम वर्ग को समचतुर्भुज कह सकते हैं, लेकिन समचतुर्भुज को वर्ग नहीं कह सकते। अरे क्लियर है? देखें, अब इसको छोड़ते हैं। समचतुर्भुज, चारों भुजाएं बराबर, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित, चारों भुजाएं बराबर, विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित, यानी समचतुर्भुज में विकर्णों के बीच 90 डिग्री का कोण बनेगा। यानी एक बात और सुन लो आप, अगर आपका ये है समचतुर्भुज और अगर ये काटा तो आप याद रखिए यहां 90 का कोण बन रहा है, यानी यदि आप चाहो तो इतने त्रिभुज को आप समकोण त्रिभुज समझ सकते हो। क्यों? क्योंकि बाकी चीज को यदि आप भूल जाओ तो ये अकेला क्या दिख रहा, और समकोण त्रिभुज में ये क्या है, कर्ण, ये क्या है, ये क्या है, और हमने कल पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? कर्ण का वर्ग बराबर नहीं पढ़ा है? तो ये भुजा पता चल गई, ये भुजा सो ये, और ये बचाड़ी बराबर है। ठीक, तो मुझे लगता है आपको समझ में आया। चलिए आगे, प्रत्येक वर्ग
एक समांतर चतुर्भुज है। सही है या गलत? अरे मरियाला बाजाई, वर्ग समानांतर चतुर्भुज है या नहीं है? हाँ, लेकिन अब हर समानांतर चतुर्भुज वर्ग समानांतर हर हाल में है, लेकिन हर समानांतर वर्ग प्रत्येक वर्ग, बिल्कुल सही है, वर्ग को हम समचतुर्भुज, लेकिन हर समचतुर्भुज वर्ग प्रत्येक वर्ग एक, हम वर्ग को आयत कह सकते हैं, लेकिन हर आयत को हम वर्ग, कोई डाउट तो नहीं है? क्योंकि वर्ग में सारी विशेषताएं हैं आयत की, लेकिन आयत में एक विशेषता कम है, और वो कम कौन सी? चारों भुजा। बाकी सब तो ठीक है, एक आदत का डिफरेंस आ रहा है। चलिए, प्रमेय, अब देखना, प्रमेय जो चीज हमने पढ़ी वही सिद्धांत है, वही प्रमेय है, और वही आपके एग्जाम में एक लाइन आ जाएगी क्वेश्चन बन करके, यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युगल समान है और एक युगल समान है और 2 मिनट समानांतर कम से कम एक। अब देखो जरा घुमा कहां दिया गया, यहां आना था समलंब, क्या आना था? लेकिन समलंब और समानांतर एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। समानांतर में दोनों समानांतर हैं, समलंब में एक। अगर यहां खासम खास तौर पर केवल एक युग्म कहा गया तो यहां क्या आना था? हाँ या ना? समलंब ऑप्शन में नहीं है तो सम, कोई डाउट? ये गलत, समलंब एक आया, चुकी एक युगल, एक युगल। यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान हो, अब देखना जरा, अगर किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान हो तो सबसे पहली बात तो उसे होना चाहिए समांतर, पहली बात। दूसरी बात, आयत भी हो सकता है। नहीं, समलंब नहीं कहेंगे, समलंब इसलिए नहीं कहेंगे बेटा क्योंकि समलंब में एक, बेसिकली एक हमारा बेस बनता है। हम कह सकते हैं बात अलग है, और परमानेंटली यूनिवर्सल हमें जवाब देना है। समांतर आयत में भी तो ऐसे ही होता है, वर्ग में भी ऐसे ही होता है, समचतुर्भुज में भी ये विशेषता पाई जाती है। लेकिन सबसे अच्छा आंसर समानांतर चतुर्भुज है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज अगर हमने कह दिया तो ये सभी आंसर ऑटोमेटिकली आ गए। अगर सम्मुख भुजाएं बराबर हैं और समानांतर है तो वो कौन सा चतुर्भुज है? जबकि यदि समानांतर चतुर्भुज ऑप्शन में नहीं है तो आयत भी कह सकते हैं, वर्ग भी कह सकते हैं, लेकिन अगर समानांतर चतुर्भुज ऑप्शन में आया है तो सबसे बेस्ट आंसर ओके। देखे, ये प्रमेय नहीं आ रही बात सुन। अगला, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, अब एक मिनट, ये समांतर चतुर्भुज की विशेषता है, फिर ये आयत की भी है, फिर ये वर्ग और ये समचतुर्भुज की भी, लेकिन इन सब के पिताजी हैं समान, उनके बेटे फिर आ गए आयत, उनका बेटा फिर वर्ग, उनका बेटा फिर समचतुर्भुज। नहीं आ रही बात? पिताजी का नाम लिखो। नहीं आ रही बात समझे? नहीं आ रही बात समझे?
हाँ, अगर समांतर चतुर्भुज नहीं आता, क्या लगाते? क्या लगाते? ईमानदारी उतना बोर तो नहीं हो रहे? आगे, चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को, अब समद्वि विभाजित तो समांतर में, आयत में, वर्ग में, लेकिन बेहतर होगा बॉस का नाम। ओके, यदि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समान हैं, विकर्ण, अब आयत और वर्ग, आयत और, लेकिन वर्ग के पिताजी कौन है? आयत। नहीं आ रही बात? ये आंसर देने के तरीके हैं कि जब उससे पहला वाला ऑप्शन हमारे पास है तो हमें जवाब वो देना है। कोई डाउट है? किसी आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, ये तो पढ़ चुके हैं अपन। यदि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे पर लंब हो, क्या है? नहीं आ रही बात? क्लियर है? तो कैसे भी बन सकता है, उल्टा पढ़ देते, एक समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे पर, तीन चार विशेषता, तीन विशेषता सही है, एक गलत है, या एक सही है बाकी की गलत है? नहीं आ रही बात समझ में? तो आपको ये देखना है, वो कह देंगे समचतुर्भुज के लिए कौन सा कथन सत्य है। ठीक है? नहीं बनेगा। किसी समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं, पढ़ चुके हैं। समांतर चतुर्भुज के कोणों को विभाजित करने वाली रेखाएं मिलाकर एक आयत बनाती हैं। समांतर चतुर्भुज के कोणों को विभाजित करने वाली रेखाएं आयत बनाती हैं का मतलब ये निकला। हालांकि ये प्रमेय आपको एग्जाम की दृष्टि से उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन देखें, ये कह रहे हैं कि यदि इस कोण को एक लाइन, इस कोण को एक लाइन अलग करे, इस कोण को एक लाइन यहां तक अलग करे, तो एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक लाइन ये और एक लाइन ये, इनको यदि उठा करके आप यहां पर जाकर जोड़ करके एक चतुर्भुज बना दो तो आयत बनेगा। क्या बनेगा? नहीं आ रही बात समझ? तो याद रखिए, समांतर चतुर्भुज के कोणों के समद्वि भाजक अगर उठा लिए जाएं और नया एक चतुर्भुज बनाया जाए तो क्या बनेगा? आयत। ठीक, सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं, परंतु सभी समचतुर्भुज का वर्ग होना आवश्यक नहीं है। किसी आयत की क्रमागत भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बना चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। हाँ, ये है इंपॉर्टेंट। किसी आयत, जे है आयत, इनके मध्य बिंदुओं को मिलाओ, ठीक है? अब इनको मिलाओ, क्या बनेगा? यही तो प्रमेय बन गया कि अगर किसी आयत के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाए तो बनने वाला चतुर्भुज होगा। अब चार ऑप्शन दे देंगे आपको। अरे क्लियर है? कोई डाउट है? ईमानदारी बताइए, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं? यहां से दो तीन क्वेश्चन आते, ठीक है? आगे देखो, वर्ग की क्रमागत भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बना चतुर्भुज वर्ग, यानी वर्ग के मध्य बिंदुओं को मिलाओगे ना तो वर्ग ही बनेगा। देखो, एक वर्ग है और वर्ग के मध्य बिंदुओं को यदि मिलाएं तो ये वर्ग ही बनेगा। मतलब इनके बीच भी कितने का कोण होगा? नहीं आ रही बात समझ? तो वर्ग के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर वर्ग ही बनेगा। आयत के मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे तो समचतुर्भुज बनेगा। क्या बनेगा? हमें आवाज नहीं आ रही है? अरे क्लियर है? कोई डाउट है? इसीलिए हमने
कई किताबों से लेकर के ये मटेरियल तैयार किया, क्योंकि एक किताब में एक प्रकार की विशेषताएं तो आ रही थी, लेकिन क्रमागत नहीं आ पा रही थी। ओके, चलिए, चतुर्भुज खत्म। कोई डाउट है? बहुत हल्का सा लगा, इतने किताबों में बहुत भारी टाइप का लग रहा था आपको। आपको लग रहा समलंब भी निपट गया, समचतुर्भुज भी निपट गया। एक बात और, सीक्वेंस में पढ़ोगे हर चीज आपको लाइट लगेगी, और इसी का नाम स्टडी है। अब सूत्र पढ़ेंगे अपन, क्षेत्रफल अध्याय शुरू करेंगे, उसके पहले पढ़ेंगे सूत्र। ओके, कोई डाउट है आपको या चतुर्भुज में कोई डाउट है? अब हमें शुरू करना है व्रत। हाँ बोले बोले, पहले अपन व्रत पढ़ते हैं, फिर बहुभुज पढ़े, ठीक? जाना है, ठीक। पहले अपन व्रत पढ़ते हैं। बहुभुज 5 मिनट का है, मात्र 5-7 मिनट का है। बहुभुज में ज्यादा जानकारियां, ठीक है? आप लोग की आवाज डाउन क्यों हो गई? नहीं पढ़ना आपको? हमें डाउन आवाज, चेहरे डाउन, बीमारी टाइप, बिल्कुल ये मान के चलो नफरत है। आप इस बात का, चाहे आपको बुरा लगे या अच्छा लगे, आप जीवन में मुसीबतें, बीमारियां सबके पास हैं, लेकिन चेहरे आपके खिले होना चाहिए। ओके, तरोताजा दिखना चाहिए, कि लगे कि ये प्रौढ़ शिक्षा केंद्र नहीं है। प्रौढ़ शिक्षा केंद्र समझते हो क्या होते हैं? जहां लोग, वृद्ध लोग पढ़ जाते हैं, उनको कहते हैं प्रौढ़ शिक्षा केंद्र। तो आप लोग प्रौढ़ हो, अभी आप लोग बिल्कुल किशोर अवस्था में हो। आपके अंदर एक एनर्जी झलकना चाहिए, आपके अंदर एक बिल्कुल चमक। सुन रहे हो ना? याद रखिए, आप बिल्कुल ताजे फल हैं। आपको तो अभी पानी की भी आवश्यकता नहीं है। जब आप थोड़ा सा 40-45 के हो जाओगे, फिर आप पर पानी डाला जाएगा, थोड़ा और जबरदस्ती चलाया जाएगा। सोचो, राहुल गांधी 55-52-53 की हो रहे, लेकिन हम युवा हैं, तो अपन तो बच्चे ही हैं, उनसे जब चाहे आधे हैं। यहां पर एक एवरेज लड़का 25 साल का है, 25, 26, 27, मैक्सिमम 28। तो जब वो 52 साल का व्यक्ति कह सकता है कि हम युवा हैं, तो अपन को तो युवा होने का परमानेंट अधिकार है, नहीं है? ठीक, एक बार हम आपको 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं। 1 मिनट, मात्र 1 मिनट, समलंब चतुर्भुज से लेकर सम चतुर्भुज तक एक फटाक से अपने मन में एक दौड़ लगा दो। टेबल पे नहीं, दिमाग में। जल्दी, आपके पास 1 मिनट है। स्वयं को समझाओ हमने क्या पढ़ा।
ईमानदारी बताइए, हो गया रे भाई? आप बहुभुज वाले चैप्टर की चिंता मत करिए, क्योंकि सुनिए, व्रत जो है, पहले हम व्रत पढ़ लें। बहुभुज वाला मैटर में मात्र दो चीजें आती हैं, कितने विकर्ण हैं, हाँ है ना, ये भुजाओं के कोण कितने हैं। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप जो हम पढ़ा रहे, जिस सीरियल में पढ़ा रहे, आप उस सीरियल में पढ़िए आप। चलिए अब देखें, हमें पढ़ना है व्रत यानी सर्किल। व्रत है क्या? अब देखें, हमने कल, शायद आपको कल या परसों चर्चा हुई थी कि एक बिंदु के गतिमान होने से कोई भी आकृति बनती है। एक बिंदु के गतिमान होने से कोई भी आकृति बनती है। अरे क्लियर है? देखे, जब कोई बिंदु एक दूसरे बिंदु के चारों ओर इस प्रकार गति करे कि उसकी दूरी हमेशा समान बनी रहे, जैसे वो यहां है और यहां से उसने गति करी, वो गति करते 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 यहां आ गया। अब देखें, यहां भी दूरी समान, यहां आए समान, यहां आए समान। अब अगर वो ऐसा कर देता यहां ये, तो ये व्रत नहीं कहलाए। व्रत कब कहलाएगा? जब एक बिंदु किसी एक बिंदु के परिपेक्ष या बिंदु के चारों ओर इस प्रकार गति करे कि प्रत्येक स्थिति में उसकी दूरी समान बनी रहे। ऐसी बनी आकृति को व्रत या सर्किल कहते हैं। सही है? कोई डाउट है? देखिए, ये प्रमेय बिल्कुल आपको याद हो जाएंगे, बस जल्दबाजी नहीं करना है और समझ के चलना है। ठीक है? देखो आप, व्रत, एक ही तल में किसी चलायमान बिंदु का पथ जो इस प्रकार चलायमान हो कि उसकी किसी स्थिर बिंदु से सदैव दूरी समान बनी रहे, व्रत कहलाता है। परिधि, अब परिधि क्या कहलाती है देखें जरा। हम त्रिभुज और चतुर्भुज में एक बात आपको बताना भूल गए, और वो बात अब आ रही है व्रत में। देखें आप, हमने त्रिभुज पढ़ा था, फिर हमने, और अब बात आ गई, अरे क्लियर है? हमने कहा त्रिभुज की कुल लंबाई, सोचिए, ये त्रिभुज आपने एक तार का बनाया है। क्या का बनाया? हमने हाथों में आपको एक तार दे दिया, आपने तार को होल्ड किया, क्या बना दिया? एक दूसरा तार दिया, क्या बना दिया? एक तीसरा तार दिया, क्या बना दिया? आया ना? अगर हम देखें कि इस तार की कुल लंबाई है कितनी, तो आप कहोगे सर तीनों भुजाएं जोड़ लो। ये धन, ये धन, ये यहां से काट लो, लंबा कर लो, नाप लो, उतना ही आएगा, चाहे भुजाएं जोड़ लो, चाहे काट के लंबा कर लो। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? यहां आए, आप कह दो सर लंबाई धन चौड़ाई धन लंबाई धन, सही है? ऐसा कर लो, या सर काट लो, लंबा कर लो, नाप लो, बात है कही। तो कुल लंबाई कहलाती है परिमाप। क्या कहलाती है? इसी का दूसरा नाम है परिधि। क्या नाम है? पैरामीटर। अरे क्लियर है? टोटल लेंथ, चाहे वो ट्राइंगल की हो, त्रिभुज की हो, और चाहे वो चतुर्भुज की हो। और यही बात कहां आ गई? आवाज ही नहीं आ रही, कहां आ गई है? पक्का यही बात व्रत में आ गई। तो व्रत की कुल लंबाई, ओके। अब यहां वर्ड लेंगे परिधि, तो ये दोनों एक ही हैं, चाहे परिमाप कह लो चाहे परिधि कह लो, बात एक ही है। टोटल लेंथ
ओके, कोई डाउट है? हमें आवाज ही नहीं आ रही। अरे क्लियर है? तो ये कहलाती है परिधि। ये केंद्र भी हमने पढ़ा था। क्या है ये? केंद्र। ओके, पक्का? चलो चलायमान बिंदु की बिंदु पथ को परिधि कहते हैं। ये एक्चुअली परिधि है। चलो आगे आते हैं। जीवा कोड देखे। अब जीवा क्या कहलाती है? याद रखना, ये व्रत है। क्या है ये? व्रत में आप कोई भी ऐसी रेखा खींच दो जो परिधि के दो बिंदुओं को मिलाए। अब परिधि समझ गए ना? ये क्या है? परिधि। ये क्या है? कोई भी आप, ये जीवा है, ये आया ना? परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है? पक्का? अरे क्लियर है? अब जीवा की एक विशेषता है, और वो क्या है जीवा की विशेषता? जरा देखें आप। देखिए, यहां पर केंद्र है। आप केंद्र के जितने पास से आप जीवा खींचोगे उतनी बड़ी आएगी, आप दूर खींचोगे छोटी। ऐसे केंद्र के इस तरफ चले जाओ, ये बड़ी रहेगी। यहां पर जो एक सार निकल के ये आ गया कि वृत्त के केंद्र के पास जीवा बड़ी और केंद्र से दूर जाने पर जीवा। अरे क्लियर है? एक सार निकल के और सामने आया कि अगर उतनी दूरी पर, जैसे ये जीवा यहां से इतनी दूरी पर है, ये जीवा उतनी दूरी पर है। अगर वृत्त की दो जीवाएं या तीन जीवाएं या चार जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर हैं, केंद्र से, तो ये जीवाएं समान होंगी। नहीं आ रही बात समझ? जैसे आप अभी ये देख लें, देखो हमने एक जीवा यहां खींच ली, यहां खींच ली, यहां खींच ली, यहां खींच ली और खींच ली। हमने पता लगाया कि ये इनकी दूरी इतनी है, ये दूरी भी उतना ही है, ये दूरी भी उतना ही है, ये दूरी भी। अगर दूरी समान है केंद्र से तो जीवाएं कैसी होंगी? तो उल्टा भी क्लियर हो गया कि समान दूरी पर स्थित जीवाएं समान होती हैं और समान जीवाएं समान दूरी पर स्थित होती। दूरी समान तो जीवा समान, जीवा समान दूरी। एक बार फिर से बोलो, दूरी समान तो जीवा समान तो। अरे क्लियर है? एक बात अभी अभी क्लियर हुई है, अभी अभी अपन ने पढ़ी है, और वो ये पढ़ी है कि अगर केंद्र की ओर हम जाएं तो जीवा बड़ी होती नहीं होती आदि। तो जब केंद्र ही पैसे निकाल दो तो हमें आवाज नहीं आ रही है। अरे क्लियर है? और ये कहलाती है व्यास। क्या कहलाती है? हमें आवाज नहीं आ रही है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा केंद्र से होकर जाती है, और इस केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को, अरे क्लियर है? कोई डाउट है? अरे कोई डाउट है? अगर आप हमारे साथ जवाब दोगे तो ज्यादा याद होगा, जवाब नहीं दोगे याद नहीं होगा, कोई मतलब नहीं निकले क्लास आने का। चलिए, इसके बाद अगर हम देखें, अब हमने ये जीवा देख ली, व्यास देख लिया, हाँ या ना? अब देखो आप, एक आती है त्रिज्या, रेडियस। केंद्र से परिधि तक की दूरी कहीं खींच लो, हाँ या ना? ये क्या है? त्रिज्या।
तो एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं हो सकती हैं। कितनी त्रिज्याएं? लेकिन होंगी समान। होंगी कैसी? अब देखना, ये त्रिज्या है, ये व्यास है। नहीं कहा था अपन ने? क्योंकि ये ऐसी जीवा है जो केंद्र से होकर जा रही है। सही है? क्या सार निकला? ये देखो आप, यहां तक त्रिज्या है और ये पूरा क्या है? यानी ये त्रिज्या धन त्रिज्या बराबर व्यास। यानी त्रिज्या का दुगना कर दें तो व्यास, और व्यास का आधा कर दें तो नहीं आ रही बात? ठीक। देखें, एक रेखक, अब देखो जरा, जीवा अंतिम दोनों बिंदु परिधि पर स्थित हो, जीवा कहलाता है। किसी वृत्त का व्यास उसकी सबसे बड़ी त्रिज्या। अर्धव्यास हम पढ़ा चुके हैं, नहीं पढ़ा चुके? व्यास नहीं पढ़ाया। केंद्र से जाने वाली सीधी रेखा जिसके दोनों किनारे परिधि पर हो, यह सबसे बड़ी जीवा ही क्या कहलाती है? व्यास। ओके, व्यास बराबर त्रिज्या का दुगना। ये त्रिज्या को हम अर्धव्यास भी, अर्धव्यास यानी व्यास का आधा, व्यास का त्रिज्या कहलाएगी। ओके, चलिए अर्धवृत्त, आधा वृत्त क्या है? अब किसी वृत्त का व्यास के दो भाग, अब देखना जरा, एक वृत्त है हमारे पास, अब कहीं से भी ऐसा 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 अब व्यास खींच दो, सो ये कहलाएगा आधा वृत्त, ये कहलाएगा आधा। सो एक्चुअली ये है अर्धवृत्त। क्या है? आप कभी इसे अर्धवृत्त मत कह देना, ये बीच की लाइन गोल ना हो जाए। नहीं आ रही बात समझ में? ये लाइन होना जरूरी है। नहीं आ रही बात समझ में? ओके, ठीक। सॉरी, चाप। चाप कहलाता है वृत्त का भाग। दो चीजें आना है बहुत इंपॉर्टेंट। ये है हमारे पास एक वृत्त, वृत्त का हम एक भाग, याद रखना वृत्त और गोला में अंतर। गोल होता है जैसे सेव, गेंद, ये है गोल। क्या है? ओके, ये है क्या? वृत्त। वृत्त यानी चूड़ी। अब कभी आप चूड़ी टूट जाती है तो आपने देखा होगा चूड़ी के अपन को ऐसे ऐसे टुकड़े मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? अगर हम चूड़ी के इस किनारे, इस परिधि, चूड़ी की केवल परिधि ही होती है, चूड़ी की केवल क्या होती है? और अगर ये टूट जाए तो हमें ये टुकड़ा मिलता है, यही टुकड़ा कहलाता है चाप। तो अगर आपने एक चाप बनाया, मान के चलिए ए बी, माने ए से बी, तो आप एक बात और देखें, अपना एक चाप और है बड़ा, ये देखो, ये कहलाता है बृहद चाप, ये कहलाता है लघु चाप। अरे क्लियर है? अगर हम इस चाप से होकर एक जीवा खींच दें तो अब वृत्त के हो गए दो खंड, एक ये छोटा खंड यानी लघु खंड, और एक हो गया ये बृहद खंड। कहीं भी बना लो, हो सकता था आप यहां खींच दे तो ये छोटा खंड, बाकी पूरा हो जाता बड़ा। तो अगर हम एक चाप से जीवा खींच दें, चाप का मतलब परिधि का टुकड़ा, चाप का मतलब परिधि का टुकड़ा। ओके, यानी किनारे का टुकड़ा, किनारे का। अरे क्लियर है?
लेकिन व्रत खंड, अंदर वाले व्रत का एक हिस्सा व्रत खंड, दूसरा वाला हिस्सा दूसरा खंड, दोनों में अंतर है। चाप मतलब केवल किनार का टुकड़ा, चाप। और व्रत का खंड, ये आपका खेत होता तो इतना खेत लघु खंड और इतना खेत, नहीं आ रही बात समझ? चाप बीच में नहीं बनता, चाप बनता है किनारे। कहां बनता है? तो पहले डेफिनेशन क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई डाउट है आपको? चलिए हम पानी पी करके आ रहे हैं, फिर आपसे बात करें, ठीक है? तो ये सारी चीजें क्लियर होती जा रही हैं। अगर एक आध दिन और लगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज्यामिति आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हम क्षेत्रफल में आपको इतना स्पीड क्षेत्रफल कराएंगे, और अगर ये चीजें क्लियर नहीं तो आप खुद कहेंगे कि सर क्लियर है। बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? हम बार बार कह रहे हैं, आपका क्षेत्रफल और आयतन क्लियर होने के लिए ये ज्यामिति क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब आयतन भी पढ़ेंगे तो वहां पर आयतन के साथ साथ कई बार आपको क्षेत्रफल भी पढ़ना पड़ेगा। किन चीजों के क्षेत्रफल होते हैं, किन चीजों के आयतन होते हैं, ये ज्यामिति ही क्लियर कराती है। ओके, बोर होते हैं हम लोग? अब बोर हो भी रहे हो तो अपन क्या कर सकते हैं। चलिए, ये चाप ए और बी, ये भाग है एक। चलिए देखते हैं व्रतखंड। व्रतखंड हम बता चुके हैं। अब देखिए ये लघु खंड हो गया। ये अगर नीचे लाइन खींच देते ये छोटा हो जाता, वो बड़ा हो जाता। कहीं भी खींच दो, एक छोटा हिस्सा और एक। ओके, अच्छा बढ़िया जवाब दो यार। टेबल से टिकने वाले हाथ उठा लो जरा। टेबल टिकने के लिए नहीं है। ओके, स्पर्श रेखा। अब देखो जरा, देखें व्रत के साथ एक प्रॉब्लम और है। ये व्रत है और अगर हम इससे टच होकर के कोई एक लाइन खींचें, अब दिक्कत ये टच होने पर व्रत चूंकि बिल्कुल गोल है, तो यहां पर शर्त यह है कि कोई भी ऐसी लाइन जो व्रत को केवल एक बिंदु पर टच करे। कितने बिंदु पर? दूसरा बिंदु टच नहीं होना चाहिए। कितने बिंदु पर? वो कहलाएगी स्पर्श रेखा। क्या कहलाएगी?
हमें आवाज नहीं आ रही है? ओके। और अगर एक से ज्यादा बिंदु पर टच कर गई तो प्रतिच्छेदी रेखा क्या कहलाएगी? या कहलाएगी छेदक रेखा। हाँ है ना? एक बात और, अब इस बिंदु से जहां ये टच कर रही है बिंदु, इसी से हम चाहें तो यहां त्रिज्या खींच दें। जैसे यहां पर हमने एक स्पर्श रेखा खींची, ठीक, और यहीं पर हम क्या खींच दें? त्रिज्या। क्या खींच दें? क्योंकि त्रिज्या क्या कहलाती है? केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी। हाँ या ना? तो इन दोनों में एक रिलेशन है, स्पर्श रेखा में और त्रिज्या में एक रिलेशन है। और वो रिलेशन क्या है? ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं या एक दूसरे के लंबवत होते हैं या इन दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण। ओके, ये इनके बीच विशेषता है। आगे आएगी ये बात। एक ही इस पर काटे तो स्पर्श रेखा कहते हैं संकेंद्रीय वृत्त। संकेंद्रीय का मतलब होता है ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो। एक केंद्र है, हमने एक वृत्त बना दिया, इसी केंद्र को मानकर हमने एक और बना दिया, इसी को केंद्र मानकर हमने एक। हाँ या ना? तो याद रखिए, एक केंद्र से होकर के अनंत वृत्त बनाए जा सकते हैं। ओके, एक वृत्त से होकर के, सॉरी, एक केंद्र से होकर के, अरे क्लियर है? पक्का क्लियर है? चलिए, देखो चित्र देखा आपने। अब ये पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। त्रिभुज का परिवृत्त हमने त्रिभुज पढ़ा था। हमने कहा था परिवृत्त यानी एक त्रिभुज के कोणों के अर्धक, एक त्रिभुज के जिस बिंदु पर मिलते हैं इसे कहते हैं परिकेंद्र। क्या कहते हैं? और इससे होकर के अगर एक वृत्त हम ऐसा खींच दे तो ये चारों कोनों को छूते हुए तीनों कोनों को छूते हुए जाता है। इसे कहते हैं परिवृत्त। क्या कहते हैं? अरे क्लियर है? सॉरी, कोणों के अर्धक भुजाओं को छुएंगे। कोणों के अर्धक, अगर कोणों के अर्धक होंगे भुजाओं के अर्धक होंगे। हाँ या ना? कोणों को छुएंगे तो बनेगा परिवृत्त, भुजाओं को छुएंगे तो। अरे क्लियर है? यानी हमने कोणों का अर्धक खींचा तो बनेगा अंतःवृत्त, हमने भुजाओं का अर्धक खींचा। अरे क्लियर है? कोई डाउट है? अरे कोई डाउट है? ये चीज इसीलिए कहते हैं कि सिद्धांत की याद रखो। कभी हम गलती करेंगे भी तो हमें तुरंत पकड़ा जाएगा कि यार ये तो सिद्धांत गलत हो गया। नहीं आ रही बात समझ में? हमारा सिद्धांत यदि सही है सब कुछ सही। चलिए चले, शीर्ष बिंदुओं तो परिवृत्त। अब ये क्लियर हो गया अपना। अंत किसी त्रिभुज के अंदर खींचा जाता है, अंतःवृत्त कहते हैं। बहिर्वृत्त, अब देखो बहिर्वृत्त क्या कहलाता है ये जरा देखें। ऐसा वृत्त, अगर आपने कोई त्रिभुज बनाया है, ये कोई त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज, आप कहीं पर भी ऐसा वृत्त बनाएं कि अगर हम त्रिभुज की भुजाएं बढ़ाएं तो ये वृत्त को छूते हुए जाएं। चाहे यहां पर बनाएं, चाहे इन दो भुजाओं को बढ़ा लो। नहीं आ रही बात समझ? तो किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को आगे बढ़ाने पर उन भुजाओं को स्पर्श करते हुए जो वृत्त खींचा जाता है उसे कहते हैं बहिर्वृत्त, बहिर्वृत्त। हाँ या ना? अरे क्लियर है?
देखें, चक्रीय चतुर्भुज। क्या कहा हमने? एक ऐसा चतुर्भुज जो चक्र पर बना है, नाम ही है चक्रीय चतुर्भुज। नाम क्या है? हमें आवाज नहीं आ रही है? अरे क्लियर है? नाम ही है ऐसा चतुर्भुज जो एक चक्र पर बना है। सुन रहे हो? अब चक्र पर बना है इन द सेंस व्रत पर बना है। ये है व्रत। इस पर तुम कैसे ही चतुर्भुज बना दो, बस चतुर्भुज होना चाहिए। और ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों कोने काय पर हो? व्रत। आवाज नहीं आ रही? अरे क्लियर है? क्या कहेंगे? अब यहां पर जरूरी नहीं कि आयत हो, जरूरी नहीं वर्ग हो, जरूरी नहीं समानांतर हो, बस चारों कोने काय पर होना चाहिए। अरे क्लियर है? क्या कहेंगे? मजा नहीं आया? ओके, देखे ऐसा चतुर्भुज। अब देखो, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग एक, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। क्या कहा? यानी अगर हमने यहां पर कोई व्रत बनाया, इसमें हमने कोई चतुर्भुज बना लिया, अब हमने इसका नाम रख लिया ए, ये बी, ये सी और ये डी, तो ए और सी योग 180, बी और डी का योग, हाँ है ना? अब हमने यहां केवल ए क्यों लिख दिया? क्योंकि यहां पर दो कोण नहीं बन रहे, इसलिए सफिशियंट है, केवल लिख दो ए। अगर यहां दो कोण बन रहे होते तो हम लिखते कोण डी ए बी। नहीं आ रही बात? सुन, आ रही है? तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग, अरे क्लियर है? चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग, ठीक। अब देखिए, व्रत के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। जरा समझ लें क्या कहा गया। ये व्रत है, ये कहीं पर भी जीवा है? ये केंद्र है। अगर हम व्रत के केंद्र से जीवा पर क्या डालें तो ये जीवा को समद्विभाजित करता है। कैसे सिद्ध करेंगे? देखें आप, व्यास कहां से नाम आ गया? किस लड़की का बार बार 2 बार जवाब आया व्यास? ये तुम्हें व्यास दिख रहा? और ऐसे में हम खींच के चाटा मार देंगे तो त्रिज्या भी नहीं दिखेगी। याद रखना, अब चाहे लड़का हो या लड़की हो, याद रखना बेटा, या गला फाड़ते हैं, सीना फाड़ते हैं अपना, और एक बात को 10-10 बार डिफाइन करते हैं। हम तुम्हारी लापरवाही बर्दाश्त करने नहीं बैठे। सुन रहे हो ना? होश में रहो और ध्यान से बोलो। ये किस मूर्ख को ये व्यास दिख रहा? व्यास तब होता जब यहां से आता, व्यास तब होता जब यहां से जाता। क्या ये व्यास है? ये जीवा है। अब अगर हम केंद्र से जीवा पर लंब डालें, यानी यहां पर भी 90 का कोण बना है, यहां पर भी, तो कह रहे हैं कि जीवा पर डाला गया लंब जीवा को, कारण क्या है? देखना, अगर हम यहां पर एक लाइन डाल दें तो ये हो गई त्रिज्या। फिर एक कर्ण की आवाज आ गई है। हम व्रत पढ़ रहे हैं, तुम कर्ण दिए फिर रहे हो। मतलब होश ही नहीं है कि हम कर गा रहे हैं। ये केंद्र से लेकर
परिधि तक की त्रिज्या नहीं, परिधि तक की दूरी, वो कहलाती है त्रिज्या। थोड़ा बढ़िया, अब गर्मी आ गई, मुंह हाथ धो के आया कर सुबह सुबह, अच्छा बढ़िया। और ये खुशबूदार साबुन वगैरह से मुंह मत धोया करो, घड़ी पहले इस्तेमाल करें और अब कल इस्तेमाल करें, फिर परसों से विश्वास, ठीक है। कारण का हमें लग नहीं रहा कि आप लोग मुंह धो के आते हैं, ऐसा लगे सपने में डूबे हैं, चली जा रही रेलगाड़ियां, हमने हाथ रखा नहीं, बोले कारण धुन सी बनी है एकदम। थोड़ा सा होश में रहो, हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ये त्रिज्या है, और अगर यहां खींच दें तो ये भी, हमें दो त्रिभुज मिल गए। एक त्रिभुज आप यहां देख रहे हैं, एक त्रिभुज आप यहां। आपने एक बात कल पढ़ी थी, सर्वांग समता। अब देखना, दो त्रिभुजों में अगर तीनों भुजाएं बराबर हो जाएं तो सर्वांग सम, दो भुजाएं और एक कोण बराबर हो जाए तो सर्वांग, एक भुजा और दो, भैया इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा बराबर होगी, क्यों होगी? ये भी त्रिज्या है और ये भी, ये भुजा यहां उतना ही है, यहां पर भी उतनी, दो भुजाएं हो गई। ये कोण कितने का है, ये कितने का है, यानी एक बात तय हो गई कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज बराबर है, तो ये बराबर इसके है, ये बराबर इसके है, तो ये बराबर। इसीलिए कहा गया है कि अगर किसी जीवा पर केंद्र से लंब डाला जाए तो वो जीवा को समद्विभाजित करता है। उल्टा, अगर कोई रेखाखंड केंद्र से आए और जीवा को समद्विभाजित करे तो वो जीवा पर लंब होता है। अगर समद्विभाजित कर रहा है तो लंब होगा, लंब है तो समद्विभाजित करेगा। नहीं आ रही बात समझ में? और ये आपके पेपर में लिखा जाएगा, आपके पेपर में आ सकता है कि किसी वृत्त में केंद्र से होकर जाने वाला रेखाखंड जो लंब है, बताइए जीवा को कैसे बांटता है, समद्विभाजन। कई बार लिखे किस अनुपात में बांटता है, तो लिखना है 1:1। किस अनुपात में बांटता है? क्योंकि बराबर का मतलब क्या है, 1:1। हाँ या ना? अरे क्लियर है? कोई डाउट है, कोई दिक्कत? चलिए, जीवा को समद्विभाजित करता है। देखें, ये चित्र हम आपको पहले ही बता चुके। जीवा पर यदि लंब डाला जाए तो जीवा को अगर समद्विभाजित कर रहा है, वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु। अब देखना, भाषा बदल गई, चाहे समद्विभाजित कह लो चाहे मध्य बिंदु कह लो, बात तो एक ही है। क्योंकि कोई भी वस्तु दो बराबर भागों में मध्य बिंदु से ही बढ़ती है, नहीं बढ़ती है? अरे क्लियर है? तो वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा पर लंब होता है, जीवा पर। अरे क्लियर है? ये बातें आपको याद रखना है, ठीक? 10वीं में पढ़ी थी ये चीजें अपन ने। देखिए, 3 असंरेख बिंदुओं से केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। एक बिंदु से होकर कई वृत्त जा सकते हैं, एक बिंदु से होकर, एक बिंदु दे दिया, ये वृत्त भी यहीं से चला जाएगा, दूसरा आएगा यहीं से चला, तीसरा आएगा यहां से चला जाएगा। लेकिन अगर कोई कह दे कि दो बिंदुओं से होकर,
दो बिंदु आपको दे दें तो दो बिंदु ये, तो एक वृत्त ये चला जाएगा और एक वृत्त ये चला जाएगा, हाँ या ना? लेकिन अगर तीन बिंदुओं से हम कहते हैं कि तीन बिंदुओं को एक साथ टच करना है, तो इन तीन बिंदुओं को केवल एक ही वृत्त कवर कर सकता है, दूसरा कोई वृत्त इन तीन बिंदुओं को कवर, इन दो को कवर करेगा तो ये छूट जाएगा, इन दो को कवर करेगा तो ये छूट जाएगा, इन दो को कवर करेगा तो नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है। तो तीन असंरेख, असंरेख माने उल्टे सीधे जमे हैं, ओके। तो बिंदुओं को मिलाने वाला केवल एक ही वृत्त हो सकता है। चलिए आगे देखो, किसी वृत्त में दो समान जीवाएं केंद्र से पड़ा चुके, नहीं पड़ा चुके, समान दूरी पर समान जीवाएं, समान जीवाएं समान, ओके। एक अगला प्रमेय, अगला प्रमेय कहेगा कि केंद्र के पास वाली जीवा हमेशा बड़ी होती है, केंद्र के दूर वाली जीवा हमेशा, अरे क्लियर है? नहीं बनेगा। देखो समान जीवा, अब ये सिद्ध करना है, वृत्त की वे जीवाएं जो केंद्र से बराबर दूरी पर हैं आपस में बराबर होती हैं। किसी वृत्त में बड़ी जीवा छोटी जीवा की अपेक्षा बड़ी जीवा केंद्र के पास होती है, छोटी जीवा केंद्र से, अरे क्लियर है? कोई डाउट है? अरे कोई डाउट है? अब देखो ये खड़े में चित्र बन गया, ये दूर है छोटी है, पास है बड़ी, ठीक है। किसी वृत्त की दो बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण, अब देखना जरा ये नई कहानी, लेकिन ये त्रिभुज पर डिपेंड। किसी ने कहा एक वृत्त है, एक जीवा मान के चले यहां है, एक जीवा कहीं भी है। हमने कहा अगर इससे दो लाइनें खींच करके केंद्र पर एक कोण बनाया जाए और इससे दो लाइनें खींच करके केंद्र पर एक कोण बनाया जाए, तो अब अपन ने क्या कहा कि जीवाएं कैसी हैं? समान। मान के चलो ये 5 मीटर की है तो ये भी कितने की है? अब केंद्र पर बना कोण, जब भैया जीवाएं बराबर हैं तो बना कोण भी बराबर होगा। क्यों होगा? हमने त्रिभुज में पढ़ा था कि भुजा पर कोण निर्भर करता है, नहीं कहा था? अगर बड़ी भुजा है बड़ा कोण, छोटी भुजा है, एक बात तय कि 5 मीटर की भुजा डिपेंड यहां पर कोण बनाएगी, और जब यही जीवा 5 यहां है तो ये भी कोण उतना ही बनाएगी। नहीं आ रही बात समझ में? ये तो हम त्रिभुज में पढ़ चुके हैं, कोण पर डिपेंड, भुजा भुजा पर डिपेंड नहीं पढ़ा था, नहीं पढ़ा था। इसलिए समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं, या यदि समान कोण बन रहा हो तो उनसे समान जीवाएं बनती हैं। कोई डाउट है? कई बार परीक्षा में प्रश्न आ जाता है, एक चित्र बना के दे दिया जाता है कि यहां पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है, यहां पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है, इस जीवा की लंबाई 5 है, बताओ इस जीवा की लंबाई क्या है? क्यों? क्योंकि कोण समान तो जीवा समान, जीवा समान। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? पक्का? कोई डाउट है? तो कई बार चित्र दे देते हैं कि चित्र में इस कोण का मान क्या होगा या इस जीवा का मान क्या होगा। तो अगर प्रमेय याद है हमें तो सब कुछ याद है। देखें, यदि किसी वृत्त के दो चाप समान हैं तो संगत जीवाएं समान होंगी। चाप समान, संगत जीवाएं क्या कहलाती हैं? अभी हमने आपको चाप बताया था, ये हिस्सा चाप। अगर हमने दो चाप ले लिए और चाप ले लिए समान, एक चाप ये, एक ये है,
कलर बदल दे रहे, ये एक चाप है और ये एक चाप है। अगर ये चाप समान है और इन चाप पर जीवाएं खींची जाएं, तो एक जीवा ये है और एक जीवा ये है, तो उनका कहना यह है कि अगर चाप समान है तो इन चाप के संगत जो जीवाएं बनी होंगी वो भी कैसी होंगी। अब इसका उल्टा प्रमेय भी क्लियर हो गया कि अगर जीवाएं समान हैं तो उनके संगत चाप भी। अरे क्लियर है, जीवाएं समान तो संगत चाप समान, चाप समान तो संगत जीवाएं। आया ना भैया, यहां से कुछ क्वेश्चन आएंगे और हर एग्जाम में आएंगे, केवल आपके कांस्टेबल एग्जाम में नहीं, आपका पटवारी का एग्जाम है, आगे जाकर के आपका एसआई का एग्जाम है। याद रखना, जिन लड़के लड़कियों ने मन में ये प्रण ले रखा है कि हमें जॉब चाहिए ही चाहिए है, जब तक नौकरी का ऑर्डर हाथ में ना आ जाए तब तक युद्ध स्तर पर होमवर्क और पढ़ाई करना है। एक बात याद रखना बेटा, और जितने लोग केवल कोचिंग करने आए हैं, उद्देश्य दो होते हैं। एक, तीर चलाना अगर आपका उद्देश्य है तो केवल तीर चलाइए, हजारों चलाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपका उद्देश्य निशाना लगाना है तो फिर आप निशाना देखिए, तीर की गिनती मत करिए। हमें तो कोशिश ये करना कि पहले ही तीर जाके निशाना पर लगे। लेकिन अगर आपका उद्देश्य मात्र तीर चलाना है तो चलाते जाओ, कहीं पर हवा में चलाओ। दो बातें अलग अलग हैं। जिसका उद्देश्य तीर चलाना है अलग बात है, जिसका उद्देश्य निशाना लगाना है बात अलग। जिसका उद्देश्य कोचिंग पढ़ना है मामला अलग है, जिसका उद्देश्य नौकरी पाना है मामला अलग है। कोचिंग पढ़ने वाले लोग चूंकि सोच कर आए हम कोचिंग पढ़ने जा रहे, 10 साल पढ़ो ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिनका उद्देश्य है कि हमें सिलेक्शन लेना है, मामला अलग है। इसलिए बेटा याद रखना, कई बच्चों को मैंने देखा लगातार एक दिन आ रहे, 2 दिन नहीं आ रहे, हमारे पास सारा रिकॉर्ड मेंटेन है। बस इतना याद रखना, जैसे मैंने बीच की घटनाएं सुनाई कि अरे मेरा बच्चा 2 साल से पढ़ रहा है यार, सिलेक्शन नहीं ले पा रहा। आप यहां भेजना जरूर अपने माँ बाप को कि आप कितने दिन आए हो, कितने दिन नहीं आए हो। जिन बच्चों ने कसम खा रखी है कि एक भी दिन हम क्लास चूकेंगे नहीं, होमवर्क नहीं चूकेंगे, हमें दिन रात मेहनत करना है, आप कोरे कागज पर आज से मेरे साइन करा लो, आपको नौकरी लगेगी ही लगेगी, विभाग कोई भी हो। सुन रहे हो? क्योंकि मेहनत कभी खाली नहीं जाती। लेकिन एक बुंदेलखंडी में कहा, चुरकटियाई भी खाली नहीं जाती। चुरकटियाई करोगे तो आप कभी कोई एग्जाम फेस नहीं कर पाओगे। हाँ, ये बात अलग है कि उसका फ्रस्ट्रेशन आप हमारी बुराई करके निकाल लोगे। आप कोशिश करोगे कि नहीं पढ़ पाए, चलो सर की बुराई कर लो आधा घंटा, अरे वे तो अच्छे नहीं है, वे तो समझते ही नहीं है कोई को, और पढ़ा थोड़ी ढंग को, वही कोई पढ़ा रहे रोज। अब आप ये बताओ, आपका बैच खत्म होगा, अगला बैच चालू होगा तो वही गणित एक अध्याय शुरू होगी, आपका सिलेक्शन हो जाए, आप भाग जाओ। अब बैठे रहोगे तो फिर एक ही अध्याय पढ़ने मिलेगी। अब तुम कहोगे सर वही वही पढ़ा रहे, तो हम कोई भैया कथावाचक तो है नहीं कि पहले हम भागवत सुना रहे थे अब रामायण सुनाए, सब्जेक्ट वही है, वही सुनाएंगे हम। तो आप सिलेक्शन ले लो और यहां से निकल जाओ। सुन रहे हो? मेरा कहना उन बच्चों से है जो दिमाग में, कई सारे बच्चे मैंने चिंतित देखे हैं, वास्तव में उनके अंदर एक शौक है, एक भूख है कि सर कब हमें जॉब मिल जाए, और उनका सिलेक्शन होकर ही रहेगा। और कई सारे बच्चे सर हम 2 दिन नहीं आ पाए हैं, कैसे के हमारे कहते मम्मा के लड़का की शादी में कार्ड बांटवे जाने, हमारे खुद के छोटे भाई की शादी, आज सगाई है, आज क्लास लगी ना आपकी, तो कार्यक्रम 2 घंटे के होते हैं, आप चाहो तो निपटा लो, 2 घंटे में सब निपट जाता है, और नहीं तो नहीं निपटाओ तो जिंदगी निपट जाती है। अब 2 चीजें, क्या तो कार्यक्रम निपटा लो, नहीं तो जिंदगी निपटा लो, तय आपको करना है। तो
कार्यक्रम उतने जल्दी निपटाओ जितने में जिंदगी ना निपटे। ओके? दूसरे के विवाह में उतना नाचो अपना भी नंबर आए। ठीक है? चलो, नहीं तो पता चला दूसरे के में इतने नचे अपना नंबर ही गोल। देखे, यदि किसी व्रत के दो चाप समान है, यार सब डाउन हो गए यार, तो उनकी जीवाएं समान है तो चाप नहीं पढ़ना आप। एक बात और है, आपकी पढ़ाई मुझे लगता है टाइम ओरिएंटेड है। आप टाइम देख लेते हैं, आप डाउन हो जाते हैं। जैसे आपकी बैटरी हमने 10 बजे तक की चाबी भरी हो, 9:30 के बाद डाउन डाउन डाउन। देखे, किसी चाप व्रत के केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा शेष वर्धित। अब इसको हम पढ़ेंगे कल, क्योंकि अभी जल्दबाजी करने का नहीं है, बहुत सारे प्रमेय बाकी है। मैंने किससे कहा कि आप कॉपियां बंद करो, मेरी बात खत्म हुई। और अब की बार एक आध बार इतना सुटारा दे मारेंगे हम कि अगली बार हम कहेंगे भैया जाओ, तो तुम कहोगे सर कॉपी बंद करेंगे? नहीं, पूछोगे। इसलिए थोड़ा शांति पकड़ो। अभी हमारे पास कुछ प्रमेय रह गए हैं जिनको बहुत आराम से क्लासिफाई करना जरूरी है। कल कोशिश करेंगे कि आपका ज्यामिति का अध्याय खत्म हो जाए। नहीं हो पाएगा तो परसों हर हाल में कर देंगे, लेकिन ज्यामिति के लेसन में हम जल्दबाजी नहीं। और इसके तुरंत बाद हमारा लेसन शुरू होगा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मैक्सिमम चलेगा 3 दिन। कितने दिन? मैक्सिमम 3 दिन चलेगा। ओके? और इसी के साथ हमें चालू करना है संविधान। क्या? कल से आपकी शाम की क्लास शुरू हो जाएगी। तो आपकी जो रीजनिंग के कुछ पार्ट बचे हैं हम उन्हें कवर करा देंगे। गर्मी अच्छी खासी होने लगी है, कोशिश करेंगे कि आपकी क्लास कल या परसों से, अब कल से तो नहीं, परसों से 7:30 बजे कर दें, तो हमारे आधा घंटा और मिलेगा तो जल्दी से निपट जाएंगे अपन। ओके? अब दूर से आने वालों को दिक्कत तो नहीं होगी? लगभग अब तो गर्मी होने लगी है यार, अब तो नहाने धोने का टाइम आ गया है। ठीक, जा सकते हैं आप। एक बात और निकलने के पहले सुन लो, हमें सड़क पर टोकना ना पड़े जब तक आप यहां के परिसर से बाहर नहीं हो जाते। आपका मास्क बिल्कुल लगा रहना चाहिए। आप भीड़ नहीं मचाएंगे, आप पास पास खड़े नहीं होंगे। ओके?